जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल पे। यूपीटीपीएससी पेट की वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो आपके पेट के सिलेबस में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम आउट हो सकते हैं, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस, थियरीज, उन सभी को इस सिंगल वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक कंटिन्यू रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा नीति आयोग के साथ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग, जिसे प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, उसके स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प रिजोल्यूशन द्वारा एक नीति आयोग नाम की संस्था का गठन किया। तो क्या नाम है इसका? नीति आयोग। बट देखो, नीति कैसे बना है? NITI से। ठीक है, तो नीति, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ये आपके एग्जामिनर के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कि नीति का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी होते हैं या चेयरमैन होते हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, जो कि रिसेंट में है। तो इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। फिर इसके CEO अमिताभ कांत जी हैं। फिर इसके 3 पूर्णकालिक मीन्स होल टाइम मेंबर होते हैं, जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन है? विनोद पॉल, विजय कुमार सारस्वत और रमेश चंद। तो इन तीनों के नाम आप इनके टाइटल से याद कर लो। क्या है? पॉल, सारस्वत, चंद। ठीक है, तो पॉल, सारस्वत, चंद, ये तीनों लोग क्या हैं? पूर्णकालिक सदस्य हैं। ठीक है, और CEO कौन है? अमिताभ कांत, और उपाध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा नीति आयोग के बारे में। तो अगर हम इसके बाद बात करें नीति आयोग की कुछ महत्वपूर्ण पहलें या फिर इनिशिएटिव्स, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इन इनिशिएटिव्स को, इन पहलों को, इन योजनाओं को किसने लागू किया? तो इनको नीति आयोग ने किया था। तो कौन कौन सी वो योजनाएं हैं, उनको जानते हैं। सबसे पहला है आपका SDG इंडिया इंडेक्स, मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। ये कौन जारी करता है? नीति आयोग। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल इनोवेशन मिशन, जिसको आप AIM से डिनोट करते हो, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स और सुशासन सूचकांक मीन्स गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, इन सभी को कौन जारी करता है? नीति आयोग। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे किस दिन मनाया जाता है? ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, और किसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, नीति आयोग ने 3 दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं, जो कि 3 अलग अलग पीरियड्स पे बेस है। सबसे पहले 3 साल की प्लानिंग का एजेंडा, जो कि आपका शॉर्ट टर्म गोल है। ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट है आपका 3 साल का, मीडियम है 7 साल का, और लॉन्ग टर्म है आपका 15 साल का। ठीक है, तो ये 3 दस्तावेज नीति आयोग ने जारी किए हैं। उन्हीं के आधार पे वो अपने प्लानिंग्स को करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग ने 2 प्रमुख हब्स बना के रखे हैं, जो कि उसके जितने भी प्रोग्राम्स या फिर जितने भी प्लानिंग्स हैं, उनको इनिशिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब, फॉर एग्जांपल क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, तो टीम इंडिया, एक टीम की ज़रूरत होती है। जब भी आपको एक बड़ा गोल अचीव करना हो, तो ये टीम इंडिया हब इसी तरीके से आपके इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और राज्यों और केंद्र के बीच एक लिंक का काम करता है।
ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है आपका नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो ये दो सेंटर्स हैं, दो हब्स हैं जिनके थ्रू नीति आयोग अपने फंक्शंस को पूरा करता है, टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है, तो नीति आयोग से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आपको बिल्कुल से क्लियर होने चाहिए। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की, 5 ईयर प्लानिंग की। तो नीति आयोग अभी रिसेंट में चल रहा है, बट उसके पहले मीन्स आज़ादी से लेकर के 2015 तक भारत ने किस तरीके की आर्थिक योजनाओं को अडॉप्ट किया था, उनको अगर हम बात करें तो उसमें मेजर पोर्शन आपका अराउंड 90% पोर्शन आपकी पंचवर्षीय योजनाओं में इंक्लूड हो जाता है। तो इसीलिए हम सभी योजनाओं के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी? तो ये केंद्रीकृत, ठीक है, सेंटर्ड, ठीक है, सेंट्रलाइज और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। तो इससे आप क्या समझ सकते हो कि पंचवर्षीय योजनाएं कौन लागू करता था? तो क्या ये स्टेट्स करते थे? नहीं, ये सेंटर के द्वारा चलाई जाती थी। 1947 से 2017 तक मीन्स अराउंड 70 साल तक भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी अवधि थी आपकी 1951 से 56 तक। ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होती है। आपको इसमें याद ये रखना है कि हर योजना किसी एक स्पेसिफिक मॉडल पर बेस्ड थी। ठीक है, तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस्ड थी? तो वो डोमर समृद्धि मॉडल, ठीक है, डोमर ग्रोथ मॉडल पर बेस्ड थी। ठीक है, इसमें कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी जाती है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाता है। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा को भी प्रारंभ किया गया था और भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है, इन सभी को इसी प्लानिंग के थ्रू इनिशिएट किया गया था, शुरू किया गया था। और इस योजना में 2.1% की ग्रोथ रेट हमको प्राप्त होती है। तो अगर पूछा जाए कि भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसी जो परियोजनाएं हैं ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस सन में होता है? तो ये 1952 में स्टार्ट होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में। और ये योजना आपकी डोमर समृद्धि मॉडल पर बेस्ड थी और कृषि और सिंचाई को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। तो इतनी बात है, आपको पहली पंचवर्षीय योजना बिल्कुल से कोई भी चीज़ जो फर्स्ट होती है वो तो आपको बिल्कुल बेसिक पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इतनी बातें हमको पहली पंचवर्षीय योजना से पता चलती हैं। अब अगर हम बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली है, ये 1956 से 61 तक 5 सालों के लिए रहती है। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, फर्स्ट में हमने कृषि पर बल दिया था और हमको अच्छा ग्रोथ मिला, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो कृषि में तो ग्रोथ हो गया, अब हम लोग इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाते हैं, इसलिए कृषि को छोड़ के इंडस्ट्री पे ध्यान दे दिया। ठीक है, तो इस योजना में भारी उद्योगों, हैवी इंडस्ट्री की स्थापना पर जोर दिया गया था। इसमें समाजवादी समाज की स्थापना, सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि, तीव्र गति से औद्योगिकरण और पूंजी निवेश की दर को 11% करने का लक्ष्य था। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। ठीक है, आप मुझे बताइएगा राउरकेला किस राज्य में स्थित है? ठीक है, उसके अलावा चितरंजन लोकोमोटिव और सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी आपके सेकेंड पंचवर्षीय योजना की देन है। ठीक है, तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग मार्क करके रखिएगा। फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हुआ ये कि सेकंड में उद्योगों पर ध्यान दे दिया गया और कृषि को नेग्लेक्ट कर दिया गया। इस वजह से कृषि की जो ग्रोथ रेट थी फर्स्ट वाले में जो हमको मिली थी वो कम हो जाती है। और फिर आता है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें वापस से गवर्नमेंट सोचती है कि नहीं, हमको वापस से कृषि को भी ध्यान देना चाहिए, तो इसमें कृषि और उद्योगों दोनों पर बल दिया गया। और इसमें
रूस के सहयोग से बोकारो में बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री किस कंट्री की मदद से हमने इस्टेब्लिश किया था, तो ये रूस की मदद से किया था। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ट्रिकल डाउन थियरी का अनुसरण किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिकल डाउन थियरी क्या थी जिसे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था। तो बेसिकली इसका मतलब ये था कि सरकार का ये मानना था कि जब हम बड़े स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का निवेश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसे देंगे, तो धीरे धीरे वो रिस्क करके जो आपका निचला तबका है उस तक आसानी से पहुंच जाएगा। बट हम सभी जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। जो ऊपर वाले होते हैं वो चीज़ों को आसानी से ले लेते हैं, ठीक है, और निचले तबके के लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं उस मात्रा में जिस मात्रा में उनको मिलना चाहिए था। तो इतनी बातें हमको पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो 65-66 तक हमारी 3 पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं, बट बीच में उनमें ब्रेक हो जाता है। ठीक है। तो 3 वार्षिक योजनाएं चलाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, 3 एनुअल प्लान्स या फिर प्लान लीव। तो इन 3 सालों में आपकी पंचवर्षीय योजनाएं एक्टिव नहीं रहती हैं, एक तरीके से कह लो कि छुट्टी पे रहती हैं। तो इसीलिए इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, योजना अवकाश। ठीक है, मीन्स प्लान लीव। इन 3 वार्षिक योजनाओं में नरीमन समिति की सिफारिश पर 1969 में लीड बैंक नाम की योजना की स्टार्टिंग होती है। होता यह है कि चीन से पराजित होने के बाद देश का मनोबल कमज़ोर हो जाता है और इस वजह से ये फैसला लिया जाता है कि 2 सालों तक हम पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं लागू करेंगे बल्कि एनुअल बेसिस पे उनको चलाएंगे। ठीक है। उसके बाद जब 69 में चीज़ें ठीक होती हैं, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आती है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। और इस योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, DR गाडगिल द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया कि DR गाडगिल ने किस योजना का प्रारूप तैयार किया था, क्योंकि बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जुलाई 1969 में फर्स्ट टाइम 14 कॉमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है इंदिरा गांधी द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 21 डेट को, तो ये जुलाई 1969 को। और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि किस 5 ईयर प्लान में ये इंक्लूड किया गया, तो ये चौथे पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। ठीक है। फिर 74 to 79 5 साल, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, जिसका नारा दे करके इंदिरा गांधी सरकार में आती हैं। तो इस पंचवर्षीय योजना में मूल उद्देश्य क्या रहता है, गरीबी को हटाओ। 5वीं में गरीबी को हटाने के लेकर योजना का मुख्य उद्देश्य रहता है। और इस योजना को DP धर मॉडल के बेस पर तैयार करना था। ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल रीजनल बैंक, ठीक है, RRB। बहुत लोगों ने जिन्होंने भी बैंक्स का पेपर दिया होगा उनको पता होगा ग्रामीण बैंक होते हैं। तो उनका सबसे पहले स्थापना कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर को 1975 में स्टार्ट होता है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत होती है। ठीक है। फिर आप सभी को पता है कि 76 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित किया था, जिसके बाद भारी विरोध के वजह से जनता गवर्नमेंट आती है। और उस जनता गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स को होल्ड पर रख करके रोलिंग प्लान स्टार्ट किया। और जब तक वो सत्ता में रहते हैं 3 सालों के लिए, तब तक वो इसको चलाते हैं। तो एक तो आपका एनुअल प्लान लीव हुआ था, ठीक है, 66 to 69, 3 साल का। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका 2 साल का गैप होता है रोलिंग प्लान में। और इसको किसने लाया था, गुन्नार मिर्डल ने। ठीक है, उन्होंने इसे लाया था, बट भारत में इसे लागू करने का श्रेय DT लकड़ावाला को जाता है। तो गुन्नार मिर्डल एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अमेरिका में और बाकी कंट्रीज़ में इस प्लानिंग को बहुत ही सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था।
बट इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले थे आपके DT लकड़ावाला, ठीक है। 1979 में ट्राइसेम नाम की एक स्कीम की शुरुआत होती है, जिसको 1999 में आपके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया जाता है। इसके अलावा आप लोग को 2016 का डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण याद होगा, जबकि 500,000 के नोट बंद हुए थे। तो वैसा ही कुछ आपका उस टाइम भी हुआ था जब जनता गवर्नमेंट आती है, तो उन्होंने हाई वैल्यू की जो भी करेंसी थी उसको इनवैलिड घोषित कर दिया था 1,000 के नोट को, ठीक है। तो 2016 वाला पहली बार नहीं था। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहली बार विमुद्रीकरण स्वतंत्र भारत में किस सन में हुआ था, किस योजना के अंतर्गत हुआ था, किसके शासनकाल के अंतर्गत हुआ था। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम इस लाइन से दे सकते हैं। फिर आता है आपका छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1982-85 तक आती है, जिसमें इंदिरा गांधी वापस से अपनी सत्ता को पा लेती हैं। तो इसमें पहली बार गरीबी के लिए एक डेफिनेशन दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी तक का कंजम्पशन, जो भी लोग इस लिमिट से नीचे कंजम्पशन करते हैं फूड का, उससे कम वो एनर्जी ले पाते हैं, वो लोग गरीब कहे जाएंगे, ठीक है। और इस योजना में 1980 में पहले 14 का नेशनलाइजेशन हुआ था, 6 और का नेशनलाइजेशन होता है 1980 में, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा 12 जुलाई 1982 को आपके नाबार्ड का स्थापना होता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, ठीक है, उसकी स्थापना होती है। इसके अलावा उसी समय आपके एग्जिम बैंक, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की भी स्थापना होती है। तो नाबार्ड और एग्जिम बैंक दोनों की स्थापना 1982 में हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना आती है 1985 टू 1990। इस समय राजीव गांधी की सरकार होती है और इस योजना में इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना को लागू किया गया था। और इस योजना में 1986 में स्पीड पोस्ट व्यवस्था को भी लाया गया था, ठीक है। आजकल तो हम लोग सुनते हैं स्पीड पोस्ट, बट ये लाया कब गया था, तो 1986 में लाया गया था। और प्रोफेसर राजकृष्णा ने ये जो आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 1990 तक की, उसको हिंदू ग्रोथ रेट के रूप में डिफाइन किया है। ऐसा क्यों किया है, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर ये कहने का उनका तुक क्या था, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, राम मंदिर वगैरह बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। तो सारी चीज़ों को मैं डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वार्षिक योजना है। तो वापस से पहले आपका एनुअल प्लान लीव हुआ था, कब, 1966 से 69 तक, 3 साल का, ठीक है। उसके बाद आपका जनता शासन जो कि 78 टू 80 था, वहाँ पे आपका रोलिंग प्लान आता है, ठीक है। उसके बाद वापस से 2 साल का आपका गैप होता है, जबकि आपके राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद जब PV नरसिम्हा राव आते हैं, तो 2 सालों के लिए आपके एनुअल प्लान्स होते हैं, 5 ईयर प्लान्स नहीं होते हैं। इस दौरान 1991 में नई आर्थिक सुधार, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की घोषणा होती है, LPG की फुल फॉर्म क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है और सरकार ने लघु उद्योगों, स्मॉल इंडस्ट्रीज के विकास के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना की थी, ठीक है। अभी आप तुरंत बताइए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1982 में, ठीक है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी, 1990 में, ठीक है। तो वार्षिक योजनाओं के बाद फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना आपकी 92 टू 97 में आती है। इस योजना में जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल को स्वीकार किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपके 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है 97 टू 2002 तक, ठीक है। इस दौरान आपके अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, ठीक है।
इस योजना में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को शामिल किया गया था। ठीक है। फिर 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है, जिसमें जो कि आगत निर्गत मॉडल मीन्स इनपुट आउटपुट मॉडल पर बेस्ड थी। कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। और इसमें कृषि पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ठीक है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना इम्पॉर्टेंट है, जो कि रिसेंट है, तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें बिल्कुल याद होने चाहिए। फिर आपका आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से लेकर के 2012 तक रहती है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है तीव्रतर, फास्टर और अधिक समावेशी विकास मीन्स मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अधिक समावेशी का अर्थ ये है कि हर क्षेत्र को, ये नहीं कि हम केवल कृषि का विकास करेंगे, बल्कि हर क्षेत्र को समावेशित करते हुए हर क्षेत्र का एक संतुलित विकास करना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से लेकर के 2017 तक रहती है और इसका मुख्य उद्देश्य रहता है तीव्र, धारणी, सस्टेनेबल और अधिक समावेशी मीन्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है। और इसमें ऊर्जा और सामाजिक क्षेत्र को प्रायोरिटी दी जाती है और इसमें कृषि क्षेत्र में विकास दर का लक्ष्य 4% रखा गया था। ये आपकी अभी तक की सबसे लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना रहती है, जिसके बाद प्लानिंग कमीशन को स्थगित करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी थी और इस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ठीक है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आखिरी प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ क्रांतियों के बारे में, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं। तो सबसे पहले आपका आता है हरित क्रांति। सबसे पहले आपका आता है हरित क्रांति, जो कि कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है। फिर आपकी आती है श्वेत क्रांति। श्वेत सफ़ेद, तो ये दूध और डेयरी के प्रोडक्ट से रिलेटेड था। फिर था आपका नीली क्रांति। नीला, आप देखते हो पानी कैसा होता है समुद्र का या फिर नदियों का, नीला होता है, तो उसमें कौन रहता है? मछलियाँ रहती हैं, तो मछलियों के उत्पादन से रिलेटेड है आपका नीली क्रांति। गुलाबी क्रांति, आपने देखा होगा प्याज देखा है? प्याज किस कलर का होता है? गुलाबी होता है। आप कह सकते हो कि वाइट भी होता है, बट मोस्टली कैसा दिखता है? गुलाबी कलर का। तो इसको हम झींगा और प्याज के उत्पादन से रिलेट कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गुलाबी क्रांति। फिर बात आती है रजत क्रांति मीन्स सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो ये आपके अंडे या फिर पोल्ट्री के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। रजत मीन्स सिल्वर, अंडा और पोल्ट्री के उत्पादन से। फिर आपका आता है गोल क्रांति। गोल क्रांति, गोल, तो ये आलू है, तो आलू उत्पादन से रिलेटेड कौन सी क्रांति है? गोल क्रांति। स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, शहद और बागवानी से रिलेटेड है। शहद कैसा होता है? गोल्डन होता है, तो स्वर्ण क्रांति। ठीक है। ग्रे क्रांति आपके उर्वरक, ग्रे क्रांति आपके उर्वरक से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूरी क्रांति चमड़े से रिलेटेड है। लाल क्रांति आपके मांस और टमाटर के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। काली क्रांति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है। फिर आता है आपका इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति मीन्स रेनबो रिवॉल्यूशन, ये आपके फलों से रिलेटेड है। ठीक है। फल अलग अलग कलर्स के होते हैं, उनमें हर कलर की आपको हर वैरायटी मिलेगी, इसीलिए इस क्रांति को कहा गया इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है। फिर आता है आपका पीली क्रांति। पीली, ये आपके तेलों के उत्पादन से रिलेटेड है, तो पीली क्रांति तेल के बीच खाद्य तेल और विशेष रूप से आपके सरसों का तेल और सूरजमुखी के तेल से रिलेटेड है। फिर आता है आपका गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ये आपका होता है जूट। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? जूट को। और सिल्वर फाइबर किसको बोलते हैं? वो हम कहते हैं कपास को। ठीक है। फिर सबसे लास्ट आपका आता है सदाबहार क्रांति।
इसका मतलब है आपका कृषि के समग्र विकास से संबंधित आपका ये क्रांति होती है। तो गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? जूट को। और सिल्वर फाइबर आपका होता है कपास। तो इतनी बातें आपको इन क्रांतियों से रिलेटेड पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इन क्रांतियों के पिता भारत में, ठीक है। तो अगर हम बात करें हरित क्रांति के मीन्स ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे? तो ये MS स्वामीनाथन थे, ठीक है। श्वेत क्रांति वाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन थे। उन्हें ही हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नीली क्रांति के जनक आपके डॉक्टर अरुण कृष्णन थे, ठीक है। प्रेरित क्रांति प्रेरित प्रजनन के पिता ये आपके प्रोफेसर हरिलाल चौधरी साहब थे। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल थे। गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड थी? अभी मैंने बताया आपको, प्याज और झींगे के प्रोडक्शन से, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन के जनक थे आपके निरपक ठुठेज। गोल्डन रिवॉल्यूशन के जनक थे आपके निरपक ठुठेज। लाल क्रांति के जनक थे आपके विशाल तिवारी। और रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन के जनक थी आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है। एक काम आप ये करोगे कि जब आप इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, MCQs आएंगे, तो आप सिंपली आपके दिमाग में ये तो आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि ये ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो आप उस समय एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपने एक बार भी इस लिस्ट को पढ़ा होगा। तो 1 से 2 बार इसको रिपीट कर लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं GST की। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो GST बेसिकली 101 संविधान संशोधन के द्वारा आपका अस्तित्व में आता है। और ये किस डेट को आता है ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका सुझाव विजय केलकर समिति ने सन 2002 में दिया था, मीन्स अटल बिहारी वाजपेयी के समय से। और इसको मनमोहन सिंह की सरकार भी इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, लेकिन अपने सत्ता को गंवाने के डर से वो इस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। तो अगर हम बात करें GST काउंसिल टोटल 5 तरीके के टैक्स को निर्धारित करती है। यह आपका 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के रेंज में होता है, ठीक है। और 40 लाख से कम की वार्षिक बिक्री वाले सभी व्यापारियों को GST पेमेंट से छूट दी गई है, ठीक है। अगर हम बात करें GST कितने टाइप्स का होता है, तो ये बेसिकली आपको 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका CGST, जो कि आपको सेंटर को, केंद्र को दिया जाने वाला कर होता है। फिर दूसरा होता है आपका SGST, जो कि राज्यों को दिया जाने वाला कर होता है। और तीसरा होता है आपका IGST, मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये केंद्र और राज्य दोनों को दिया जाने वाला कर होता है, जिसके लिए आपके कुछ अलग अलग फॉर्मूलाज उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें GST की आपको क्लियर हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2022-2023 का सार। आप सभी जानते हो कि सेंट्रल बजट, केंद्रीय बजट कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करें केंद्रीय बजट 2022-2023 की, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, सबसे पहले बात आती है शिक्षा की। शिक्षा में गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था वो था गुणवत्तापूर्ण कौशल के साथ स्मार्ट इंडिया का निर्माण, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्पेशल स्कीम्स इंक्लूडेड थी? तो ये थी आपकी सार्वभौम शिक्षा के साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी, उसके अलावा टीचर्स को हाई क्वालिटी डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कराना, ड्रोन एज ए सर्विस के लिए ड्रोन को एम्पावर करना, ठीक है। और देश स्टैक पोर्टल की शुरुआत करना। कौन सा पोर्टल? देश स्टैक पोर्टल की शुरुआत, जो कि कौशल एवं आजीविका के लिए डिजिटल परिवेश मुहैया कराता है, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2022-23 में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था कार्बन तटस्थता की ओर अग्रसर है और हम कार्बन न्यूट्रलिटी के गोल को जरूर हासिल करेंगे। फिर बात आती है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो कोविड के बाद भी कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जाती है। इसमें रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें PPP मोड में किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाओं की डिलीवरी दी गई।
किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन का उपयोग किया जाता है। कृषि स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए विशेष पूंजी के साथ फंड की स्थापना की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना आपकी है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट ये किस राज्य में इम्प्लीमेंट है, और केन और बेतवा नदियाँ इनका रूट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क को कवर करती हैं, इतनी चीज़ें आपको केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स की। तो इसमें राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश तैयार होने की बात होती है। क्वालिटी काउंसलिंग के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा, इसकी बात होती है। उसके अलावा मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपके बजट में शामिल किया गया था। इसके अलावा 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी में अपग्रेड करने की भी बात हुई थी। इसके अलावा पीएम डिवाइन नाम की एक इनिशिएटिव स्टार्ट होती है। पीएम डिवाइन क्या है, आपसे क्वेश्चन में, आप जब एग्ज़ाम दोगे आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ देगा पीएम डिवाइन क्या है। तो पीएम डिवाइन क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। पूर्वोत्तर के क्षेत्र जो आपके आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन सभी के विकास के लिए प्रधानमंत्री की एक विकास पहल योजना है, इसी को हम बोलते हैं पीएम डिवाइन। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके यूपीएससी के मेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम गति शक्ति के बारे में। तो ये बेसिकली आपका एक ऐसा प्लान है जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग के वो मिल करके अलग अलग स्कीम्स को अलग अलग उस पर वर्क करने के बजाय वो क्या करेंगे, वो एक बैठ करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारा टाइम और हमारी कॉस्ट दोनों सेव हो। ठीक है, तो ये है आपका पीएम गति शक्ति। और इसके लिए आवंटन किया गया, कितना किया गया, ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, ये आपका 1500 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अपनी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है, CBDC। ठीक है, CBDC, आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC की। किस बजट में इसकी बात हुई है, केंद्रीय बजट 2022-23 में। अब हम बात करते हैं कुछ बैंकिंग टर्म्स की। ये मैं क्यों इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इकोनॉमी का पार्ट होने की वजह से आपको इन रेट्स के बारे में बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है आपकी रेपो रेट की। तो रेपो रेट बेसिकली वह रेट होती है जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देता है, RBI लोन देता है। ठीक है, हम लोग बैंकों से लोन लेते हैं, बट इसके अलावा बैंकों को भी पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो RBI से लोन लेता है, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन लेता है उसी को हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, और बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। तो अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा तो उसका बोझ किस पर आएगा, कस्टमर पे, क्योंकि कस्टमर को ही वो लोन देगा। तो इस वजह से बैंकों के लिए कर्ज लेना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इंटरेस्ट बढ़ता है तो क्या होता है, आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है सामने वाली पार्टी को। तो ये होता है हमारा रेपो रेट। तो अभी अगर हम बात करें, करेंट का रेपो रेट कितना है आपका, 4% है। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका रिवर्स रेपो रेट। तो रिजर्व बैंक जिस रेट से ब्याज देता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। तो बेसिकली हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा उसको रिजर्व बैंक के पास, RBI के पास रखना होता है, क्योंकि RBI, मान लीजिए ऐसा हो कि लोग अचानक से पहुंच जाए कि हमको इमरजेंसी में पैसा चाहिए, बहुत सारे लोग पहुंच जाएं, तो बैंक ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसे की कमी हो गई है। तो इस इमरजेंसी की सिचुएशन से बचने के लिए या फिर कैश के शॉर्टेज से बचने के लिए ये स्कीम आपकी लाई गई थी CRR की,
जिसमें बैंकों को अपना कुछ एक निश्चित हिस्सा परसेंटेज आरबीआई के पास सुरक्षित रखना होता है, जो कि इमरजेंसी में यूज होता है। इसके अलावा आपका आता है नेक्स्ट टर्म SLR, ठीक है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। जिस रेट पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं SLR। कमर्शियल बैंकों को एक खास रकम जमा करानी होती है, जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी लेन देन को पूरा करने में किया जाता है। तो CRR डिफरेंट था। SLR बेसिकली गवर्नमेंट के पास रखा जाता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ किसी आर्म्स की या फिर किसी और भी इक्विपमेंट्स की जो कि हज़ारों करोड़ों की डील्स होती हैं, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट इस फंड को SLR के थ्रू जो मनी कलेक्ट होती है उसको यूज करती है, ठीक है। और इमरजेंसी में अगर उसको उस ट्रांजेक्शन को करना है तो वो SLR का यूज करने के लिए फ्री है। तो अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, बैंक रेट से आप क्या समझते हो और प्रेजेंट में बैंक रेट कितना है? गूगल सर्च करिए बैंक रेट क्या है, एक बार उसको पढ़ के उसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।